नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है कुंडली मिलान। आज हमारे विवाह की 6वीं वर्षगांठ थी। वैवाहिक जीवन के ये 11 वर्ष मेरे लिए किसी चुनौती से कम ना थे, क्योंकि इन सालों में अपने वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए मैंने कसर नहीं छोड़ी थी। खुशी इस बात की थी कि मैं अपनी पत्नी को भी अपने रंग में ढालने में सफल हो गया था। इन चंद वर्षों में ये भी समझ गया था कि बचपन में बच्चों को दिए गए संस्कारों को बदलना कितना मुश्किल होता है। आपको बता दूं कि रिया यानी मेरी पत्नी, रिया मेरी बचपन की मित्र थी। उससे विवाह होना मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। जिससे आप प्यार करते हो उसी को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करना जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि तो कहा ही जा सकता है। रिया मेरा पहला प्यार थी। जब हम एक दूसरे को टूट कर चाहने लगे थे, तब हमें स्वयं ही पता नहीं था कि हमारे प्यार का भविष्य क्या होगा, परंतु फिर भी चांदनी रात के दूधिया उजाले में एक दूसरे का हाथ थामे हम दोनों घंटों बैठे रहते थे। रिया की कोयल स्वरूप मधुर वाणी से झरते हुए शब्द रूपी फूलों जैसे उसकी बातें मेरा मन मोह लेती थी। तब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था जब रिया का परिवार हमारे पड़ोस में रहने आया था। उसका घर मेरे घर से 10 कदम की दूरी पर ही था। उस दिन मैं जब कॉलेज से लौटा तो अपने घर से कुछ दूरी पर सामान से लदा ट्रक खड़ा देखकर चौंक गया था। तेज कदमों से अंदर जाकर माँ से पूछा, माँ यह सामान किसका है? कौन आया है रहने? मुझे क्या पता किसका है, तू भी फालतू की बातों में अपना दिमाग खराब मत कर। खाना तैयार है, चुपचाप खा ले, कहकर माँ अपने काम में व्यस्त हो गई। पर मेरा मन तो ना जाने क्यों उस ट्रक में ही उलझा था। सो मैं अपने कमरे की खिड़की से झांकने लगा। तभी वहाँ एक कार आकर रुकी और उसमें से पति पत्नी और 2 बेटियां उतरी थी। बड़ी बेटी लगभग 21 और छोटी 16 वर्ष की रही होगी। गोरी चिट्ठी लंबी उस कमसन नवयुवती को देखकर मैंने मन ही मन कहा, लगता है कुदरत ने इसे बड़ी ही फुर्सत से बनाया है। क्या भला की खूबसूरती पाई है। उसके बारे में सोचकर ही मेरा मन 100 फुट ऊपर की छलांग लगाने लगा था। उसके बाद तो मेरा युवा मन पढ़ने में लगता और ना ही अन्य किसी काम में। खैर, जिंदगी तो जीनी ही थी। अब मैं अक्सर अपने कमरे की उस खिड़की पर बैठने लगा, बस उसकी एक झलक पाने के लिए। कभी तो झलक मिल जाती थी, पर कभी पूरे दिन में एक बार भी नहीं। लगभग 1 माह बाद जब मैं अपने कॉलेज की लाइब्रेरी से बाहर आ रहा था, तो अचानक लाइब्रेरी के अंदर आते उसे देखा। बस लगा मानो जीवन सफल हो गया। सहसा अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। एक बार फिर उसे घूर कर देखा और आश्वस्त होते ही मैंने वापस अपने कदम लाइब्रेरी की ओर मोड़ दिए थे। अंदर जाकर उसकी बगल की सीट पर बैठ गया। कुछ देर तक अगल बगल झांकने के बाद मैंने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। हेलो, माई सेल्फ रोहित शर्मा, स्टूडेंट ऑफ BSc 3rd ईयर। हेलो, आई एम रिया मेहता, स्टूडेंट ऑफ BSc 1st ईयर। अभी कल ही मेरा एडमिशन हुआ है, उसने मुझे अपना परिचय देते सकचाते हुए कहा। तो पापा के ट्रांसफ़र के कारण मेरा एडमिशन कुछ लेट हुआ है। क्या आप नोट्स वगैरह बनाने में मेरी कुछ मदद कर देंगे? वाई नॉट एनी टाइम। वैसे मेरा घर तुम्हारे घर के नज़दीक ही है, मैंने 2 कदम आगे रहकर कहा था। और इस तरह हमारी प्रथम मुलाकात हुई थी। नोट्स के आदान प्रदान के साथ ही हम कब एक दूसरे को दिल दे बैठे हमें पता ही नहीं चला था। ग्रेजुएशन के बाद मैं राज्य प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने लगा था और वह पोस्ट ग्रेजुएशन की। उससे मिलना तपती धूप में AC की ठंडी हवा का एहसास कराता था। 2 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद मेरा चयन जिला खाद्य अधिकारी के पद के लिए हो गया था। जिस दिन मुझे अपने चयन की सूचना मिली मैं बहुत खुश था और शाम का इंतजार था, क्योंकि हम दोनों पास के पार्क में लगभग रोज ही मिलते थे। उस दिन भी मैं नियत समय पर पहुंच गया था, पर आज मेरी रिया नहीं आई थी। लगभग 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद मैं मायूस हो उठा और वापस जाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि अचानक सामने से मुझे वह आती दिखाई दी। अरे, आज इतनी लेट क्यों? और यह मेरा गुलाब मुरझाया हुआ क्यों है? मेरा इतना कहते ही वह मुझसे लिपट गई थी। रोहित, हम अब इतने आगे आ गए हैं कि अब तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है। मेरे घर वाले शादी की बातें कर रहे हैं।
क्या तुम मुझे अपनाओगे? रिया ने बिना किसी लाग लपेट के मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया था और मैं हतप्रभ सा उसे देखता ही रह गया था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कब तुम्हारे बिना रह पाऊंगा, कहकर मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके बाद मेरा सर्विस ज्वाइन करना और रिया के पापा का ट्रांसफ़र पास के ही शहर में होना, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि कुछ सोचने विचारने का समय ही नहीं मिला। मैं और रिया फ़ोन के माध्यम से एक दूसरे से टच में अवश्य थे। मैंने भी अपनी पत्नी के रूप में सिर्फ रिया की ही कल्पना की थी। नौकरी ज्वाइन करने के बाद जब पहली बार मैं घर आया तो माँ ने मेरे विवाह की बात की। मैं अपनी माँ से प्रारंभ से ही प्रत्येक बात शेयर करता रहा था, सो माँ से प्रत्येक दिल की बात कह डाली। माँ, मैं और किसी से विवाह नहीं कर पाऊँगा और जो भी करूँगा आपकी अनुमति से ही करूँगा। कौन लोग हैं वे और क्या करते हैं, किस जाति और धर्म के हैं? माँ ने कुछ अनमने से स्वर में पूछा था। जब मैंने उन्हें अपने पड़ोसी की याद दिलाई तो वे बोली, अच्छा वह मेहता परिवार की बात कर रहे हो तुम? उनकी बड़ी बेटी को मैंने देखा है क्या? उसके परिवार वाले तैयार हैं, अपने परिवार वालों को रिया स्वयं संभालेगी। माँ, आप तो अपनी बात कीजिए, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे पापा और मेरे लिए केवल तुम्हारी पसंद ही मायने रखती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हमें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम्हारा चयन गलत नहीं होगा। माँ की बातें सुनकर मैं प्यार से अभिभूत हो उनके गले लग गया था। अगले दिन सुबह सुबह ही मेरे सपनों की रानी रिया का फ़ोन आ गया। उसने जो कहा उससे मेरी खुशी दोगुनी हो गई। मैंने माँ को अपनी बारे में बताया था तो उन्होंने कुंडली मिलान की बात की है और कहा है कि तुम अपनी जन्म पत्रिका का फ़ोटो व्हाट्सएप पर भेज दो। वे कल ही हमारे पंडित जी के पास जाकर मिलवा लाएंगी। बस फिर हमारी शादी, कहते कहते रिया फ़ोन पर ही शर्मा गई। रिया की बात सुनकर मैं भी कुछ आश्वस्त सा हो गया। कुछ क्षण तो मिल ही जाएंगे, अर्थात अब हमारे विवाह में कोई व्यवधान नहीं था। मन ही मन में अपने और रिया से सुनहरे भविष्य के सुनहरे सपने बुनने लगा। 2-3 दिन यूं ही ख्यालों में निकल गए। एक दिन जब मैं शाम को ऑफिस से निकल रहा था तो रिया का फ़ोन आया। वह फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मैं उसका फ़ोन सुनकर घबरा सा गया और बोला, क्या हुआ, कुछ बताओगी भी, क्यों इतना ज़ोर ज़ोर से रो रही हो? रोहित, कल माँ गई थी हमारे पंडित जी से कुंडली मिलवाने, पर उन्होंने कहा है कि दोनों की कुंडली में लेस मात्र भी मिलान नहीं है। इन दोनों का विवाह किसी भी हालत में संभव नहीं है और यदि किया गया तो लड़की का वैधव्य निश्चित है। इसलिए माँ पिताजी ने इस विवाह के लिए साफ मना कर दिया है। अब क्या होगा? कहकर फिर वह जोर से रोने लगी और फ़ोन काट दिया। रिया के माता पिता की ऐसी रूढ़िवादी सोच ने मुझे हैरत में डाल दिया, क्योंकि स्वयं को अति आधुनिक बताने वाला परिवार इतना अंधविश्वासी और दकियानूसी हो सकता है, यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। रिया का भाई लंदन से MBA कर रहा था। पूरा परिवार प्रतिदिन अपने बेटे से स्काइप पर बातचीत करता था। घर के प्रत्येक सदस्य के पास अपना अलग अलग लैपटॉप और आधुनिक तकनीक के समस्त साधन मौजूद थे। घर की एक एक वस्तु आधुनिकता का बयान करती थी, प्रतीत होती थी। बात बात में अपनी आधुनिकता का प्रदर्शन करने वाले परिवार का इतना अंधविश्वासी होना मेरे लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। जन्म पत्रिका और कुंडली को इतना अधिक महत्व देने वाले ये तथाकथित आधुनिक परिवेश के जनमानस क्यों नहीं समझ पाते कि विवाह किसी कुंडली बुंडली से नहीं बल्कि दो लोगों की परस्पर समझदारी से सफल और असफल होते हैं। क्या जन्म कुंडली में सभी गुण मिलाकर किए गए विवाह असफल नहीं होते? जबकि वास्तविकता तो यह है कि विवाह की सफलता और असफलता तो पति पत्नी की परस्पर समझ, त्याग और समर्पण की भावना पर निर्भर करता है। खैर, इस समय तो मुझे अपनी इस समस्या का ही कोई उपाय तलाशना था, सो शांत मन से किसी हल पर विचार करने लगा। इसके बाद 2-1 अवसरों पर मैंने स्वयं रिया के माता पिता को कुंडली की निरर्थकता के बारे में समझाने का प्रयास किया, परंतु उनका एक ही जवाब था, हम जानबूझकर अपनी बेटी को विधवा होते नहीं देख सकते। उनसे बात करके मुझे भी समझ आ गया था कि उनके मन में कुंडली के बीजों की पैठ बहुत गहरी है, सो उनके आगे बोलना भैंस के आगे बीन बजाना जैसा है। कुछ दिनों बाद मुझे अपने एक मित्र के विवाह में सागर जाना पड़ा। मित्र ने बिना किसी तामझाम के कोर्ट में रजिस्टर्ड मैरिज की थी।
जिसमें महज उसके परिवार वाले ही शामिल थे। लड़की के माता पिता ही नदारद थे। पूछने पर पता चला कि लड़की के माता पिता किसी भी स्थिति में इस अंतरजातीय विवाह के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए दोनों ने बिना माता पिता के ही रजिस्टर्ड विवाह करने का फैसला लिया था। वापस आते समय मैं भी रजिस्टर्ड विवाह के बारे में सोचने लगा कि अब शायद मेरे लिए भी यही चारा है, क्योंकि आज 2 वर्ष हो गए, पर रिया के माता पिता सब कुछ सही सलामत होते हुए भी कुंडली के साथ समझौता करने को तैयार नहीं थे। न जाने कैसे और क्यों उनके मस्तिष्क में इस जन्म कुंडली ने भी सर्प की भांति कुंडली मार ली थी। एक दिन बातों ही बातों में मैंने फोन पर रिया से माता पिता की अनुमति के बगैर रजिस्टर्ड विवाह करने की बात कही। इस पर रिया बोली, रोहित, विवाह के बाद अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो क्योंकि पंडित जी ने कहा है। कुछ नहीं होता रिया, मैं ऐसे किसी भी अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता। मैंने ऐसे कितने ही जोड़े देखे हैं जो पूरी तरह कुंडली मिलान के बाद भी ताउम्र लड़ते झगड़ते और एक दूसरे से असंतुष्ट ही रहते हैं। और मेरे ही परिचित के कितने ऐसे जोड़े हैं जो अंतरजातीय विवाह करके भी आज खुशहाल जीवन जी रहे हैं। हम दोनों मिलकर अपने गृहस्थ जीवन को खूबसूरत बनाएंगे। क्या तुम माँ पापा को छोड़कर मेरी खातिर आ सकती हो? कहते हैं ना, युवावस्था का प्यार अंधा होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार को पाने की चाहत होती है। सुनिश्चित दिन पर रिया अपने माता पिता की अनुमति के बगैर घर से आ गई और मेरे माता पिता की मौजूदगी में मैंने रिया से कोर्ट मैरिज कर ली। हमारे विवाह के बाद रिया के माता पिता ने प्रारंभ में तो कुछ नाराजगी प्रदर्शित की, परंतु बाद में धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। विवाह के बाद रिया को लेकर मैं अपने पोस्टिंग स्थल शहडोल आ गया। कुछ शादी की व्यस्तता और मौसम के बदलाव ने ऐसा असर दिखाया कि आते ही मैं चिकनगुनिया नामक बीमारी से ग्रसित होकर 1 माह तक बिस्तर पर ही रहा। एक दिन रिया मेरे पास आकर बैठी और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, रोहित, मुझे लगता है हमारी बेमेल कुंडली ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं तुमसे बार बार कहता हूँ, इस प्रकार का कोई वहम अपने मन में मत पालो। ये सब बेकार की बातें हैं। कहकर मैंने रिया को चुप करा दिया। मुझे पूरी तरह ठीक होते होते ही लगभग 6 माह लग गए। सब कुछ सामान्य हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन अचानक मेरे बड़े भाई को हार्ट अटैक हो गया और जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया उन्होंने दम तोड़ दिया। अब तो रिया के अंधविश्वासी मन का वहम और भी मजबूत हो गया। जब हम लोग भैया का क्रियाक्रम करके वापस आ रहे थे तो रिया कहने लगी, रोहित, तुम मानो या ना मानो, हमारे बड़े बुजुर्ग जन्म कुंडली मिलाकर विवाह करने का विश्वास बात सही ही कहते थे। देखो, हम अपने विवाह के बाद चैन से रह तक नहीं पा रहे हैं। एक के बाद एक विपत्तियां आए जा रही हैं। गृहस्थ जीवन को तो हम महसूस तक नहीं कर पाए, तो फिर क्यों तुम चली आई अपने माता पिता को छोड़कर मेरे साथ? जिससे कुंडली मिलती उसी से शादी करती। रिया की बेबुनियादी बातें सुनकर मैं लगभग झंझला सा गया था। वास्तव में इस प्रकार की बातों को लेकर कई बार हम दोनों में बहस हो जाया करती थी। मेरा क्रोध देखकर वह शांत तो हो गई, परंतु ऐसा लग रहा था मानो उसके मन में कोई अंतर्द्वंद चल रहा है। एक दिन जैसे ही मैंने ऑफिस से लौटा, रिया बड़ी मस्ती में गुनगुनाती हुई खाना बना रही थी। आमतौर पर हैरान परेशान रहने वाली रिया को इतना खुश देखकर मैं हैरान सा था। सो पूछा, क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो? आज मम्मी आ रही हैं कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहने। तब तो तुम माँ बेटी की ही तूती बोलेगी। आज से इस घर में मैं बेचारे कोने में पड़ा रहूँगा। ऐसा क्यों कहते हो? मेरी माँ क्या तुम्हारी माँ नहीं है? हल्की सी नाराजगी जताते हुए रिया ने कहा, अरे नहीं बाबा, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। तुम चाय नाश्ता लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। कहकर मैं चेंज करने चला गया। 2 दिनों बाद रिया की माँ हमारे घर आ गई। यह कहने में अवश्य अजीब लगेगा, परंतु सच्चाई यही थी कि 60 की उम्र में भी उन्होंने अपने आप को बहुत फिट रखा था, जिससे वे रिया की माँ कम बड़ी बहन अधिक लगती थी। एक से एक आधुनिक परिधान धारण करती थी वे। आते ही उन्होंने रिया को अपना लाइफ स्टाइल बदलने और हेल्दी डाइट प्लान बनाने को कहा, ताकि उसके दिन पर दिन बढ़ते कमर के घेरे को कम किया जा सके। घर के बदलते रंग ढंग को देखकर मैं भी बड़ा खुश था।
पर एक दिन जब सुबह में ऑफिस से जाने को तैयार हो रहा था तो माँ बेटी को एक साथ तैयार होकर जाते देख पूछ लिया, अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं आप दोनों? चलिए, कहाँ जाना है मैं छोड़ देता हूँ। कहीं नहीं बेटा, यहीं पास के ही मंदिर में जा रहे हैं। पैदल जाएंगे तो वॉक भी हो जाएगी, आप ऑफिस जाइए, सासू माँ ने कहा। तो मैं आश्वस्त होकर ऑफिस रवाना हो गया। इन दिनों पहले की अपेक्षा रिया कुछ अधिक शांत और खुश नजर आने लगी थी। मैं इसे माँ के आने की खुशी समझ रहा था। कुछ दिनों के बाद मुझे ऑफिस के काम से इंदौर जाना पड़ा। मेरा काम एक दिन पूर्व ही समाप्त हो गया, सो मैं एक दिन पूर्व ही घर आ गया। जैसे ही घर के द्वार पर पहुंचा तो घर से पंडितों के मंत्रोच्चार की ध्वनि आ रही थी। अंदर जाकर देखा तो रिया और उसकी माँ 4 पंडितों से घिरी हवन करवा रही थी। क्रोध से मेरी आंखें ज्वाला बरसाने लगी, परंतु मौके की नजाकत को समझकर मैं शांत रहा और अंदर चला गया। कुछ ही देर में रिया घबराती हुई मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आई तो मैं लगभग चीखते हुए बोला, यह सब क्या हो रहा था, जबकि तुम्हें पता है कि मैं इन सब अंधविश्वासों और ढकोसलों को नहीं मानता। अरे बेटा, जन्म कुंडली का दोष शांत करवाने के लिए यह पूजा करवाना अत्यंत आवश्यक था। अब देखना तुम्हारा गृहस्थ जीवन बहुत अच्छे से चलेगा। बहुत पहुँचे हुए पंडित हैं और उन्होंने पूजा भी बहुत अच्छी करवाई है। रिया के बोलने से पूर्व ही उसकी माँ ने अपनी सफाई दी। माँ जी, यह सब मन का वहम है, क्या कमी है आपकी बेटी को बताइए। जन्म मृत्यु हारी बीमारी ये सब तो जीवन के एक हिस्से हैं। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। यदि पंडित जी इतने ही पहुँचे हुए हैं तो क्यों नहीं कोई अच्छी सी नौकरी प्राप्त कर ली? क्यों यजमान ढूंढते फिरते हैं अपनी जीविका को चलाने के लिए? आपकी और पापा जी की कुंडली में तो 30 गुण मिले थे, पर फिर भी आप दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते और एक दूसरे को अपमानित करते रहते हैं। आप तो इतनी आधुनिक हैं और आप अपनी सोच को आधुनिक क्यों नहीं बना पाई? गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाना पति पत्नी के हाथ में होता है ना कि किसी पंडित के हाथ में। जो काम मुझे पसंद नहीं है वे मेरी पत्नी मेरी अनुपस्थिति में करेगी तो कैसी गृहस्थी सुखद हो सकेगी? मुझे नहीं पता कि मेरी बातों का उन पर क्या असर हुआ, परंतु उस समय उन्होंने वहां से चले जाने में ही अपनी भलाई समझ। इस घटना के 2 दिन बाद जब रिया की मम्मी को हम स्टेशन छोड़ने गए तो उनमें से एक पंडित जी के हमें प्लेटफॉर्म पर दर्शन हुए। बढ़िया सिगरेट कस खींचते हुए वे जी स्टॉप में किसी गुंडा टाइप आदमी के साथ बातचीत कर रहे थे। मैंने रिया से कहा, देखो ये हैं तुम्हारे पंडित जी जिसने तुम अपनी गृहस्थी की शांति करवाने चली थी। बाप रे, ये तो सिगरेट पी रहे हैं। उन्हें देखकर रिया ने दांतों तले उंगली दबा ली। सासू माँ को ट्रेन में बिठाकर जब हम घर आए तो हमारे पड़ोस अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आ गए। बेटा, आप लोग अवश्य आइएगा। बड़ी मुश्किल से तय हो पाई है हमारी बेटी की शादी। जहाँ भी जाओ लोग जन्म कुंडली मिलाने की बात करते और ना मिलने पर शादी की बात आगे ही नहीं बढ़ पाती थी। पर एक पंडित ने ही हमें इसका तोड़ बता दिया कि पहले लड़के की जन्म पत्रिका ले लो और मैं उसी के अनुसार बेटी की पत्रिका बना दूंगा। हमने ऐसा ही किया और चट मंगनी पट ब्याह हो गया। क्या करें बेटा, कई जगह व्यवस्था में चालाकी करनी पड़ती है। वे अपनी बेटी के विवाह के बारे में बताने लगे, क्या ऐसा भी होता है? फिर कुंडली मिलवाने का क्या मतलब? अब तक शांत बैठी रिया अचरज से बोली, हाँ हाँ भाभी जी, क्यों नहीं, आजकल सब संभव है। पंडित जी को चढ़ावा चढ़ाओ और असंभव कार्य को भी पंडित जी से संभव करवाओ। दरअसल भाभी जी, यह कुंडली कुछ होती ही नहीं है। यह सब तो पंडितों के चोचले हैं दान दक्षिणा प्राप्त करने के। अब हमारा तो अंतरजातीय विवाह हुआ है। आज 33 वर्ष हो गए हमारे दाम्पत्य जीवन को। हर सुख दुख को हमने खुशी खुशी झेला है। 33 वर्षों में लड़ाई झगड़ा तो छोड़िए, किसी भी प्रकार की अनबन तक नहीं हुई हम दोनों में। एक दूसरे को इतना समझते हैं हम दोनों। विवाह तो पति पत्नी की समझदारी से सफल होते हैं, ना कि कुंडली से। इसके बाद वे तो चले गए, पर रिया की आंखें अवश्य खोल गए, क्योंकि जैसे ही मैं उन्हें बाहर छोड़कर आया रिया मेरे गले लग गई। बोली, तुम सच कहते हो, यह कुंडली वुंडली कुछ नहीं होती, सिर्फ मन का वहम और पंडित जी के जीने का साधन है। अब मैं सब समझ गई हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।